अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सर आखिरी क्लास लेके ख़त्म कर लेते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, क्योंकि जब कंप्लीटनेस की बात आ रही है तो फिर हम इसको ऑल टुगेदर एंड तक लेके चलते हैं। अच्छा जी, अगर मैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं तो मैंने आपको कहा था कि भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इसलिए लाजमी है क्योंकि आपका अगर कोई रिव्यू करे तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपने काम क्या किया हुआ है, उससे आपको एविडेंस क्या मिला, उस एविडेंस के बेस पे आपने कंक्लूड क्या किया। क्योंकि अगर आई कैप आता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने, तो वो या कोई भी बंदा थर्ड पर्सन अगर आपकी वर्किंग पेपर्स को देखे तो वो बोले कि यार आपने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है वो इस काम के बेस पे, इस एविडेंस के सबूत के बेस पे बिल्कुल सही किया है। सही है जी। अच्छा, अब कुछ एंसिलरी बातें देख लेते हैं जिसमें वो कुछ कुछ बातें कहता है, तो उसको भी समझ के खत्म करते हैं। वो कहता ही है कि भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बात समझिएगा, क्या ये रहा है कि जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है। सही जी, सुनिएगा। अच्छा भाई, मैंने ये कहा कि भाई लेट से मैंने एक जो है लोन वेरीफाई करना है। सही है जी, तो लोन वेरीफाई करने के लिए मैं क्या लूँगा? लोन एग्रीमेंट लूँगा। अच्छा, जब लोन एग्रीमेंट लूँगा तो इसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैं अपने वर्किंग पेपर के अंदर अटैच करूँगा। वर्किंग पेपर में क्या करूँगा? अटैच करूँगा। अच्छा, क्लाइंट आपको ये कह रहा है, क्लाइंट आपको ये कह रहा है, इसको सही कर लेते हैं। अच्छा भाई, क्लाइंट आपसे ये कह रहा है कि भाई आप जो है मेरे एफएस का जो नोट है वो अफिक्स कर लें। यानी मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नोट आ रहा है ना, जिसके अंदर मैंने ओपनिंग लोन की जो डिसबर्समेंट हुई है, मुझे रीपेमेंट इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, वो चिपका लें अपने वर्किंग पेपर में। भाई मैं कह रहा हूँ कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है। मुझे डॉक्यूमेंटेशन अपने हिसाब से करनी है। मुझे ये नहीं करना कि क्लाइंट कह रहा है कि भाई ये लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चिपका लो। नहीं, वो अलग चीज़ है, मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अलग चीज़ है। मुझे इस एफएस को वेरीफाई करने के लिए एविडेंस चाहिए होता है। दैट मीन्स कि आई नीड टू अटैच एविडेंस, आई नीड टू अटैच एविडेंस। मुझे यहाँ पे एविडेंस अटैच करना है, ऐसे नहीं कि उसी की चीज़ लेके चिपका ली, तो वो कोई आपका ऑडिट एविडेंस नहीं है। तो देखिए, इसको रीड करते हैं। वो कहता है ये कि ऑडिटर में इंक्लूड abstract or copies of the entity's records. For example, significant and specific contracts and agreements as a part of audit documentation. फिर आगे लिख के देता है audit documentation however is not a substitute for auditing entities accounting records। यानी बोल ये रहा है कि भाई आपके जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उसको लगा देने का मतलब ये नहीं है कि आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सब्स्टिट्यूट हो गए। तो वो स्पेसिफिकली लिख के दे रहा है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हाउएवर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बात क्लियर है? यानी भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कर लेना हरगिज इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को नहीं बनाएंगे, वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अपने हिसाब से बनेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? सर मैनेजमेंट की है। तो प्रॉपरली सही है जी, आईएफआरएस के तहत एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत जो कि एग्री हुआ है, उस बेस के ऊपर मैनेजमेंट जो है फाइनेंशियल्स बनाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने जो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की है उसके उस पर बोलते हैं हाँ भाई सही आपने डॉक्यूमेंट कर लिया ना, हम ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे। नहीं, आप बोलेंगे वो चीज़ अलग है, हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन सबूत के तौर पर अलग करेंगे। तो आप इसको अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का पार्ट नहीं समझिएगा, क्योंकि हमारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अलग है और आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग है। बात क्लियर है? आगे जी, फिर वो कहता ही है कि ओनरशिप, कस्टडी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। आपको तो पता है ना कि यू आर बाउंड बाय द कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू एनी एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट। आपको कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है। आपको अपने पर्सनल मफाद के लिए, किसी थर्ड पार्टी के पर्सनल मफाद के लिए एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं करना। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं करना। अब इसमें कुछ चीज़ें देखते हैं जो क्रिटिकली वो पूछ सकता है, टेक्निकलिटीज़ के बेस पे कह रहा हूँ। अच्छा भाई, मैंने कहा कि आपने टेक्निकली आपने इस क्लाइंट पे जो है वैल्यू इन यूज़ का मॉडल लिया। बात समझिएगा, वैल्यू इन यूज़ का मॉडल लिया। सही है जी, वैल्यू इन यूज़ का मॉडल लिया जिसके अंदर कैश फ्लो प्रोजेक्ट हुए हुए थे। अच्छा, वैल्यू इन यूज़ का मॉडल मैंने क्यों बनवाया होगा क्लाइंट से? क्योंकि मुझे इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स लगे होंगे, मतलब लगा होगा कि भाई इम्पेयरमेंट हो सकती है, तो वहाँ पे कैश फ्लोज होंगे। सही है जी, ड्राफ्ट हुए हुए होंगे,
उसमें असेसमेंट्स, जजमेंट्स, ये सारी चीज़ें होंगी, बात समझिएगा, सारी चीज़ें होंगी, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे वैल्यू यूज़ निकली होगी। ऐसा ही है। अच्छा, जाहिर सी बात है, ये पूरा जो मॉडल है, ये जो पूरा मॉडल है, इस पूरे मॉडल को मैंने असेस किया होगा, तो इसको भी मैंने अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनाया होगा, इसको भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनाया होगा। एक और एग्जांपल, जब पीपी है, पीपी की डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की होगी, सही है जी, एडिशन एंड डिस्पोजल को वेरीफाई किया होगा। ऐसा ही है, मुझे ये पता होगा कि कंपनी, प्लीज सुनिएगा, मुझे ये पता होगा कि कंपनी जो है रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा रही है, कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा रही है। अच्छा, कंपनी जब रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा रही है तो जाहिर सी बात है बीओडी ने अप्रूव किया होगा, फॉर्मल प्लान होगा, प्लस अनाउंस किया गया होगा, वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट की गई होगी लोगों के अंदर अमंग दोज हु आर अफेक्टेड। और हो सकता है कि कंपनी एक ऐसा मूव लेने जा रही हो नए वेंचर्स के अंदर जो सिर्फ ऑडिटर को पता होगा कि हाँ यार, इस वजह से हम ये इतने एक्सपेंडिचर्स करें क्योंकि ऑडिटर ने इंक्वायरी की होगी। वो कह ही रहा है कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ना, इसकी जो कस्टडी है, इसकी जो कस्टडी है वो ऑडिटर के पास रहेगी, और वो कॉन्फिडेंशियली रहेगी, और कितने टाइम के लिए रहेगी ये भी सोचो। पहले तो वो कहता है फर्म को एक पॉलिसी बनाओ कि आपने इतने टाइम के लिए किसी भी कंपनी का अकाउंटिंग रिकॉर्ड अपने पास रखना नहीं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड का मतलब ये है कि आपके वर्किंग पेपर्स जो आपने बनाए, क्योंकि वो आपकी ओनरशिप है, आपकी जिम्मेदारी है, और आपकी ही जिम्मेदारी है कि वो आपके अलावा किसी और के पास नहीं जाए। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ, बात समझिएगा। मैं ये आपसे कहता हूँ कि भाई आपने एबीसी कंपनी का ऑडिट किया, सही है जी, 2022 में। अच्छा, हुआ ये कि 2022 में हम थे ऑडिटर ईवाई। अच्छा, अब आ गई एबीसी कंपनी को ऑडिट करने केपीएमजी। अच्छा, केपीएमजी ने ईवाई को खत लिखा, वो याद है, प्रोफेशनल क्लियरेंस, प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट एक्सेप्टेंस, कि भाई डू यू नो एनी रीजन दैट वी शुड नो बिफोर एक्सेप्टिंग दिस क्लाइंट एंगेजमेंट। तो हम बोलते हैं कि भाई कोई मसले वाली बात नहीं है, आप ये कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये क्या करती है केपीएमजी, प्लीज सुनिएगा, फिर ये क्या करती है केपीएमजी कि भाई हमें खत लिखती है कि हमें आपके वर्किंग पेपर को रिव्यू करना है, हमें आपके वर्किंग पेपर को क्या करना है, रिव्यू करना है। ये कौन कह रही है, केपीएमजी कह रही है, किसको कह रही है, ईवाई को। तो ईवाई पहले क्या करता है, खत लिखता है इसको कि प्लीज गिव मी परमिशन, प्लीज गिव परमिशन, वी वांट डैम टू रिव्यू योर वर्किंग पेपर्स, क्योंकि ये आपके वर्किंग पेपर्स हैं, हमने बनाए थे, हैं वर्किंग पेपर्स की ओनरशिप हमारी, पर इसमें आपका डेटा है जो सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, आप इजाज़त देते हैं तो हम इसको दिखा दें। अच्छा, अब बात समझिएगा, ये आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, पर इसके लिए आपको परमिशन रिक्वायर्ड है। ये हमने कोड ऑफ एथिक्स में सीखा है ना, कोड ऑफ एथिक्स में सीखा हुआ है। तो वो क्या ये रहा है कि भाई आप दिखाओगे कब, जब आपके पास ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिटेन्ड होगी। तो आयजा आपको कहता है कि भाई मिनिमम आपने उसको कितना रखना है, सर 5 साल। और अगर फर्म की पॉलिसी है वो प्रिवेल कर सकते हैं, वो मिनिमम कितना है, मिनिमम रिक्वायर्ड बाय एज कितना है, 5 साल, ऐसा ही है। अच्छा, ये लिख के देता है ओनरशिप ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेस्ट विद द ऑडिटर, यानी वो ऑडिटर अपने पास रखेगा क्योंकि बनाया उसने, उसकी प्रॉपर्टी है। वर्किंग पेपर डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द क्लाइंट एंड डू नॉट बिलोंग टू द क्लाइंट, यानी भाई वर्किंग पेपर हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए, जो जो हमने एविडेंस गैदर किए होते हैं, वर्किंग की होती है, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए, ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का पार्ट नहीं होते। आगे, ऑडिटर नीड टू डिसाइड हाउ लॉन्ग टू कीप द ऑडिट फाइल्स, उसको डिसाइड करने से मैंने आपको बताया। 230 जो ये आयजा है, ये कहता है कि भाई मिनिमम आपने 5 साल रखना है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर द ऑडिटर टू इंश्योर दैट द वर्किंग पेपर आर केप्ट सेफ एंड दियर कंटेंट्स आर केप्ट कॉन्फिडेंशियल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम लोग जैसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, कैनवस, तो हमारा ये एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक क्या पोर्टल है। अच्छा, यहाँ पे लेट से अगर मैं ईएफयू का ऑडिट कर रहा हूँ, ईएफयू जर्नल का, सही है जी, और 2022 का ऑडिट कर रहा हूँ, तो ईएफयू जर्नल के 2022 के अंदर मेरे पार्टनर ने जिसको ऐड किया होगा ना फाइल में, सिर्फ उन्हीं को ये फाइल दिख रही होगी, बाकी किसी और के पास एक्सेस ही नहीं होगा। जैसे आप कहते हैं ना आपका पोर्टल है, तो आप जब पोर्टल पे लॉग इन करते हैं तो आपके सामने सिर्फ वही कोर्सेज आ रहे होते हैं जिसमें आप इनरोल्ड होते हैं। तो हमारी ईवाई के अंदर या बहुत सी फर्म्स के अंदर यही होता है कि उसको, उस बंदे को
सिर्फ वो फाइल दिख रही होती है जिसमें वो इनरोल्ड होता है। तो दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी विद इन द फर्म एज वेल। हम किसी और को क्या, मतलब बाहर तो दूर की बात है, विद इन द फर्म भी किसी और एंगेजमेंट के बंदे को नहीं पता होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। बात क्लियर है? तो वो कहता है भाई यू हैव टू कीप इट सेफ, सही और सिक्योर एनवायरनमेंट में जो भी कंटेंट्स हैं इसके उसके वो कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए, किसी और को पता नहीं होने चाहिए। अगेन वही बात है कि आप किसी की इंफॉर्मेशन अपने पर्सनल मफाद के लिए यूज नहीं कर सकते। आगे फिर बोलता है असेंबली ऑफ द ऑडिट फाइल। अच्छा, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू असेंबल द फाइनल ऑडिट फाइल ऑन अ टाइमली बेसिस आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। देखो एक चीज याद रखना, मैंने कहा मैंने ऑडिट रिपोर्ट साइन की 28 मार्च को, सही है, ये मेरी रिपोर्ट डेट है। बहुत फोकस होकर सुनना, ये मेरी रिपोर्ट डेट है। अच्छा, आपको तो ये बात पता है ना कि जब आपने रिपोर्ट साइन कर ली, जब आपने रिपोर्ट साइन कर ली तो मतलब ये है कि आपने, मतलब ये है कि जानी आपने यहां तक जो है, यहां तक सारे एविडेंसेस, यहां तक सारे एविडेंसेस गैदर कर लिए हैं, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर कर लिए हैं। तो अब वो ये कह रहा है, बात समझिएगा, अब वो ये कह रहा है कि भाई इतनी बड़ी टीम होती है, 15 बंदे काम कर रहे हैं, 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो आप एक काम ये करें, उन सारे बंदों के वर्किंग पेपर्स को कलेक्ट करें, सही है जी, उसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग कराएं, उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं हो, बात समझिएगा, सुनिएगा, ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कंफर्मेशन, बात समझिएगा, एक रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन थी, हमने रिलेटेड पार्टी को कंफर्मेशन भेजी थी, वो कंफर्मेशन आ रही है कोई जाके 29 मार्च को, तो ये आपका सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं था क्योंकि कंफर्मेशन आई नहीं थी। लीगल का केस चल रहा था, एक सिग्निफिकेंट केस चल रहा था, लॉयर की कंफर्मेशन 29 मार्च को आई, तो आपने रिपोर्ट कैसे साइन कर दी? तो वो कह ये रहा है कि भाई आपने सिर्फ और सिर्फ असेंबली करनी है, असेंबली का मतलब है एक जगह गैदर करना है तमीज से, और आपने उसकी रेफरेंसिंग करनी है। पीपी का वर्किंग पेपर है, सही है, उसको हम P1 कहेंगे। अच्छा भाई, ये हम कह रहे हैं कि रिसीवेबल वर्किंग है, इसको हम R1 कहेंगे, ये हम कहेंगे इन्वेंट्री का वर्किंग पेपर है, सही जी। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ पीपी का, रिसीवेबल का, ये क्या कर रहे हैं हम, रेफरेंसिंग कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं हम, रेफरेंसिंग कर रहे हैं, ये पीपी का, सही जी, ये इन्वेंट्री का, और सर ये रिसीवेबल का। अच्छा, पूरी प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, पूरी प्रॉपर फॉर्मेटिंग के अंदर हम बताते हैं कि भाई बैलेंस शीट पे आइटम आ रहा है, उसका ब्रेकअप ये है, यानी देखो मैं वर्किंग पेपर का स्ट्रक्चर भी बताता हूँ आपको, वर्किंग पेपर का स्ट्रक्चर भी बताता हूँ। स्ट्रक्चर क्या होता है वर्किंग पेपर का, वो इसको असेंबल करने को कह रहा है। स्ट्रक्चर ये होता है, प्लीज सुनिएगा, स्ट्रक्चर ये होता है भाई आपके पास कि सबसे पहले आती है हमारी लीड शीट। अच्छा, लीड शीट के ऊपर एफएस की अमाउंट सारी होती हैं, चाहे वो बैलेंस शीट की हो या पीएनएल की हो। अब लेट से बैलेंस शीट है तो मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल आ रहा होगा यहाँ पे टोटल, और पीएनएल है तो सेल्स आ रही होगी नेट। अच्छा, फिर एक अलग शीट लगी होगी इसी के बाद, सही है जी, अगर मैं ये रेवेन्यू साइकिल है तो इस वर्किंग पेपर का नाम होगा R1, मैं कहूँगा R2 का नाम होगा ब्रेकअप। अच्छा, जिसमें आ रहा होगा कि भाई अकाउंट रिसीवेबल, हम ले गए थे ना ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ डेटर्स, ये लिस्ट ऑफ डेटर्स आ रहा होगा, तो वो मेरे वर्किंग पेपर में दिखना चाहिए, वो लिस्ट ऑफ डेटर्स का टोटल इससे मैच कर रहा होगा। बात क्लियर? एफएस से आ रहा है ना, ये एफएस की फिगर, ऐसा एफएस का ब्रेकअप आ गया। अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा, इन सबको कंफर्मेशन भेजूंगा। तो मैं कहता हूं कि मेरा जो R3 होगा, मेरा जो R3 है उसको मैं कहूंगा वो कहलाएगा वर्किंग पेपर का नाम कंफर्मेशन कंट्रोल समरी। अच्छा देखो, मैं डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर रहा हूँ कि एक एक कोई भी थर्ड पार्टी आके देखेगी उसको समझ आएगा काम क्या हुआ है। सही है जी, मैंने क्या किया, कंफर्मेशन कंट्रोल समरी, वहीं पे ही बंदों के नाम आ रहे होंगे, यहाँ पे आ रहा होगा कंफर्मेशन सेंट डेट, इस दिन पे भेजी है, सही है जी, यहाँ पे डेट आ रही होगी कि भाई हमने कहा कि हमने 2 जनवरी को भेजी है, 3 जनवरी को भेजी है, सही जी, ये भी 2 जनवरी, एंड सो ऑन, सही जी, ये भेजी है। तो यहाँ पे आएगा रिस्पॉन्स, उसमें अमाउंट क्या थी, सही है जी, कि उसको इतना पैसा हमें उसको देना है, सही है, उससे हमें लेना है, ये सारी चीज़ें।
फिर यहाँ पे डिफरेंस इफ एनी, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्शन, ये वही चीज़ है ना, डिफरेंस को इंक्वायर करेंगे, टाइमिंग डिफरेंस तो नहीं है, वो सारी चीज़ है, पर बेटा ये कब हो पाएगा, जब आप ऐसे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो वो कह रहा है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ अपने वर्किंग पेपर को तमीज़ से ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको असेंबल कर लेना, ताकि आपको बाद में कोई दुश्वारी ना हो। असेंबली प्रोसेस है ये, जिसमें रेफरेंसिंग वगैरह हो रही है, ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन करना। वो ऑडिट एविडेंस कब ऑब्टेन करना होता है सर, रिपोर्ट से पहले। अब आगे सुनिएगा, यहाँ पे लिख के देता है ऑडिटर्स रिक्वायर्ड टू असेंबल द फाइनल ऑडिट फाइल ऑन अ टाइमली बेसिस आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट नॉट मोर देन 60 डेज। यानी बोल रहा है 60 दिनों के अंदर असेंबली करनी है, उसके बाद ये भी अलाउड नहीं है, उसके बाद ये भी अलाउड नहीं है। आगे फिर बोलता है दिस यूजुअली एक्सक्लूड्स ड्राफ्ट वर्किंग पेपर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। खुदा के वास्ते बहुत सुकून से समझना, यही बात समझा रहा था। वो कह रहा है ये असेंबली के अंदर, इस असेंबली के अंदर ड्राफ्ट वर्किंग पेपर नहीं आते। ड्राफ्ट वर्किंग पेपर का मतलब है अभी फाइनल नहीं हुए, ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये फाइनल है, ये फाइनल है, आप खाली इसकी असेंबली कर रहे हैं, बस दैट्स इट। तो वो कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं हो कि ड्राफ्ट वर्किंग पेपर आप बोल लो मैं असेंबली कर रहा हूँ। असेंबलिंग का मतलब ये कि सब हुआ हुआ है, उसको सिर्फ सॉर्ट आउट कर रहे हो, दैट्स इट। इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे। ड्राफ्ट वर्किंग पेपर का मतलब है अभी तक काम हुआ ही नहीं है। क्लियर है? आगे अच्छा भाई, और नोट्स दैट रिफ्लेक्ट इनकम्प्लीट और प्रीलिमिनरी थिंकिंग, यानी इनिशियल असेसमेंट आपके वर्किंग पेपर में नहीं होनी चाहिए कि उसको भी भर रहे हो बैठ के, वो नहीं होना चाहिए। आगे आफ्टर द असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल हैज बीन कंप्लीटेड द ऑडिटर मस्ट नॉट डिलीट और डिस्कार्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बिफोर द एंड ऑफ इट्स रिटेंशन पीरियड। रिटेंशन पीरियड कितना था? 5 साल। बोले जब फाइनल असेंबली कंप्लीट हो गई, अब उसको चुपचाप साइड में रख दो, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप उसको चेंज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने कहा कि बस अब वो उसको डिस्कार्ड नहीं करोगे। डिस्कार्ड इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आपको मिनिमम उसको कितने साल रखना है? 5 साल। उसके बाद आपकी पॉलिसी, आप इसको हटाना चाहते हैं हटा दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी सर, इसके बाद मॉडिफिकेशंस इन दी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, सर ये भी समझ लेते हैं। भाई अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि आपको तो याद है ना सब्सिक्वेंट इवेंट, आपको याद है ना सब्सिक्वेंट इवेंट। अच्छा अभी हुआ ये कि 31 दिसंबर 2022 आपका ईयर एंड है, सही है जी। 28 मार्च को आपने रिपोर्ट साइन की है। अच्छा भाई हुआ ये कि आपको पता लगा 29 मार्च को रिपोर्ट साइन करने के एक दिन बाद कि आपका जो डेटर है, आपका जो डेटर है, सही है, वो हो गया था बैंक करप्ट। अच्छा, had it been known to auditor on this date would have caused auditor to modify the audit opinion, अगर वो सही नहीं करता। ऐसा ही है। तो भाई हमने क्या किया कि रिपोर्ट साइन कर ली थी, सुनिएगा, रिपोर्ट साइन कर ली थी, रिपोर्ट साइन हो चुकी है, रिपोर्ट साइन हो चुकी है, ये हो चुका है। अच्छा, फिर हमने कहा कि भाई हम नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं। देखो ये मिल के आ गया, अब नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं। क्या लेते हैं? हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये चीज़ें आपके एफएस में एडजस्ट होंगी क्योंकि ये अब हमें बाद में पता लगी है। सही जी। जिस जिसके पास ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन गई है, जिस जिसके पास ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन गई है, आप उनसे वापस मंगवाएं। याद है? वापस मंगवाएं। अच्छा फिर यही वो नहीं मानते तो हम दो शार विद गवर्नेंस से बात करते हैं और फिर हम नेसेसरी एक्शन लेते हैं कि हम एजीएम में जाके, क्योंकि पब्लिश नहीं हुए ना, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश नहीं हुए, तो पब्लिश नहीं हुए तो भाई जाहिर सी बात है, फिर मैं मीटिंग में जाके कहता हूँ एजीएम में कि भाई देखें यार ये मसला है, इसको हमें सही करना है। तो मुझे आप एक बात बताएं, अब आपके पास ये जो डेटर का बैलेंस है, यहाँ पे इससे पहले इस फाइनेंशियल्स में अमेंडमेंट होगी ना, यानी आपके 2022 के जो फाइनेंशियल्स हैं उसमें अमेंडमेंट होगी क्योंकि ये प्रोविजन बुक होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई क्या इस केस के अंदर, क्या इस केस के अंदर आपके वर्किंग पेपर मॉडिफाई होंगे? वैसे तो वो मना करता है कि आपने छेड़खानी नहीं करनी, पर इस केस में होंगे, यस। अच्छा अगर होंगे, अगर होंगे, ये देखिएगा, तो क्या करना है? सर सिंपल सी बात है, तो जिसने मॉडिफिकेशन की वो नाम लिखा जाएगा किसने मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन का पर्पस क्या था? पार्टनर का अप्रूवल होगा। अब मैं आपको ईवाई की बात बताऊं, हुआ ही है कि हमने सब काम किया हुआ था। अच्छा बात समझिएगा, हमने सब काम किया हुआ था, एक फाइल, एक फाइल अटैच नहीं की थी। अच्छा वो फाइल क्या थी? सुनिएगा, एक्चुअली रिपोर्ट थी। हमने अपने एक्सपर्ट से एक्चुअरियल वैल्यूएशन करवाई थी, तो वो एक्चुअली रिपोर्ट थी, वो हमारे टीम मेंबर ने अटैच नहीं की थी।
वो हमारे टीम मेंबर ने अटैच नहीं की थी। अच्छा सुनिएगा, अब रिपोर्ट डेट के बाद ना, अच्छा वो बेचारा सुबह तक काम कर रहा था, तो सुबह उसने कोई 6 बजे 6 AM पे अटैच की। अच्छा अब उसने बना दिया एक लॉग, जिसका पार्टनर के पास लॉग बन गया। अब वो कहता है कि ये आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक फाइल तब तक क्लोज नहीं करने दूंगा जब तक पार्टनर अप्रूव करेगा, और फिर उसमें डॉक्यूमेंट करो आपके ये क्यों, क्या चीज़ चेंज की है, क्या अटैचमेंट की। तो हमने उसमें लिख दिया कि वी हैव ऑब्टेन्ड दिस एक्चुरियल रिपोर्ट बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यू कैन सी, उसमें डेट लिखी हुई है, उसमें डेट लिखी हुई है, फिजिकल रिपोर्ट आई, उसमें डेट लिखी हुई है, ईमेल के जरिए आई है, ईमेल की डेट भी पुरानी है। तो हमने उस ईमेल को भी अटैच कर दिया, डॉक्यूमेंट को भी अटैच किया, डॉक्यूमेंट किया कि भाई ये सिर्फ असेंबलिंग चल रही थी, सुनिएगा मेरी बात, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ये सिर्फ असेंबलिंग चल रही थी, हमने कोई ऑडिट एविडेंस नया ऑब्टेन नहीं किया है, सिर्फ अटैचमेंट किया हमने। तो उसके लिए मॉडिफिकेशन के लिए पार्टनर की अप्रूवल चाहिए होती है। किसने किया वो भी लॉग आएगा, क्यों किया ये भी बताएंगे। तो आए देखते हैं। तो हमने ये कहा बच्चों यहाँ पर कि इफ इट डस become necessary to modify existing or add new documentation after this stage, the auditor is required to document when and by whom the modifications were made, the reasons for making them, यानी और क्यों, भाई किसने किया, सही है जी। ये देखो when कब हुई, by whom किसने किया मॉडिफिकेशन, और सर रीजन फॉर मेकिंग them क्यों था, जो मैंने अभी पूरी कहानी बताई। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस अराइजेस after the date of audit report such that the auditor has to perform new or additional procedure reaches the new conclusion, the auditor is required to document the circumstances the new or additional procedure performed, जो मैंने आपको बात बताई, when and by whom the resulting changes to audit documentation were made and who reviewed them। ये सारी चीज़ें सब देखें, इट इज़ वेरी इजी, सिर्फ आपने ख्याल रखना होता है इस चीज़ के अंदर कि यार जब आपकी ऑडिट रिपोर्ट साइन हो चुकी है तो आप जो अमेंडमेंट्स करेंगे वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि ऑल टुगेदर आपके कंक्लूजन्स को चेंज करें, और अगर कंक्लूजन को चेंज कर भी रही है तो उसका रिपोर्ट पे भी इम्पैक्ट होगा, तो वो भी डॉक्यूमेंट होगा, किसने रिव्यू किया, किसने इसको चेंज किया, वो भी। सही है जी, मिलते हैं अगली क्लास में, जज़ाकल्लाह।